जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो है आर्ट एंड कल्चर का बहुत सा योगदान रहता है। मैं आपको बता दूं, ये जीएस पेपर 1 जो है आपका आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं तो मैंने इंडियन पॉलिटी और एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के सारे लेक्चर जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ले चुका हूँ। और अब दोस्तों जो बारी है वो है आर्ट एंड कल्चर की। और आज दोस्तों इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। अब इंट्रोडक्टरी लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि जो है आप इस लेक्चर को देखें ही ना, ठीक है। यहाँ पे जो है आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखने वाले हो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। उसके पश्चात जो है आपको ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है कंटेंट को रेडी किया गया है। इसमें आपको इमेजेस यानी कि फ़ोटो के साथ जो है सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। चूँकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए जो है आज हम सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। ये जो आर्ट एंड कल्चर है आपका सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं होता है, बल्कि आपका प्रीलिम्स में भी जो है काम आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसकी तुलना जो है आप सोसाइटी से कर सकते हो। जितनी इंडियन सोसाइटी की वैल्यू है उतनी ही इसकी भी वैल्यू है, क्योंकि 4 5 6 क्वेश्चन जो है इसमें से मेंस में देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में प्रीलिम्स में तो देखने को मिलते रहते हैं, वो तो अलग बात है। तो चलिए आज के लेक्चर को हमेशा की तरह बिना किसी बकवास के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि कल्चर होता क्या है। कल्चर, तो कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो कल्चर जो होता है वो शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स, आर्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड सोशल बिहेवियर दैट डिफाइन अ ग्रुप और सोसाइटी। यानी कि एक ग्रुप या सोसाइटी को, एक ग्रुप या सोसाइटी के बीच जो शेयर्ड यानी कि साझा रूप से जो बिलीव, वैल्यूज, कस्टम्स, आर्ट्स, प्रैक्टिसेस और सोशल बिहेवियर जो है शेयर किए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप या सोसाइटी के बीच में, ये शेयरिंग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और इसी को जो है हम कल्चर कहते हैं। कल्चर जो है कोई एक चीज़ नहीं है, ये दरअसल बिलीव्स का है, ठीक है, वैल्यूज का है, कस्टम्स का है, आर्ट्स का है, प्रैक्टिसेस का है, जो एक सोसाइटी या ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हम शेयर करते हैं। इसमें दोस्तों आपकी लैंग्वेज भी आ सकती है, रिलीजन भी आ सकता है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी आ सकती हैं, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर भी आ सकता है, और आपकी जो है क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी जो है आ सकती हैं। कल्चर जो है हमारी आइडेंटिटी सोसाइटी की जो है फॉर्म करता है और एक फ्रेमवर्क के तौर पे जो है इंटरेक्शन करने में, बिहेवियर और वर्ल्ड व्यू को जो है देने में जो है मदद करता है। जैसे कहते हो कि इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और जापानीज कल्चर, रसियन कल्चर और चाइनीज कल्चर। तो ये सब क्या है? अब मतलब जिस प्रकार से वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है अपनी आइडेंटिटी को साझा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं या शेयर्ड कर रहे हैं अपने वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स, प्रैक्टिसेस, दिस इज कल्चर। दोस्तों इंडियन कल्चर के जो है फीचर क्या है? तो इंडियन कल्चर के दोस्तों सबसे बड़े, देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है कि इंडिया जो है आज कैसे जो है अपनी वैल्यूज़ को जो है रिटेन करके रख पाया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। तो उसमें जो है ये आंसर इसका दिया जा सकता है कि इंडियन कल्चर के फीचर क्या हैं। तो हमारे कल्चर के फीचर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एडाप्टेबिलिटी है। एडाप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमारा कल्चर ने जो है, हमारे जो कल्चर ने जो है आज तक कभी भी अगर बात की जाए तो एंशिएंट से उठा करके मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी है। यानी कि इतने लोग यहाँ पे आए, इतने लोग गए, जैसा कि मैंने आपको एंशिएंट मेडिवल में पढ़ाया, लेकिन हमारा कल्चर जो है कभी ब्रोक नहीं हुआ। हमारा कल्चर आज भी जो है बना हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा दुनिया के धर्म जो नहीं जानते हैं, दुनिया की जो कल्चर नहीं जानते हैं, वो हमारा कल्चर जानता है, वो है अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया। हमारा कल्चर जो है, जैसे किसी ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोग जो है अडेप्टेबल हैं, ठीक है, संशोधन कर लेते हैं। जब भी कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, कुछ ऐड करने को मिलता है, कुछ हटाने को मिलता है, तो हम अपने कल्चर में ऐड और घटाना करते रहते हैं। इससे हमारा कल्चर जो है आज भी जो है मेंटेन होकर के रह पाया है, ठीक है। जैसे आप लॉर्ड शिवा को देख लीजिए, तो लॉर्ड शिवा को जो है आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोटो शिवा जो सील थी मैंने आपको दिखाई थी, वो जो है सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज भी जो है आपको जो है लॉर्ड शिवा की पूजा करने देखने को मिलती है। और इसमें जो है एक प्रकार से सिंक्रेटिज्म और एब्जॉर्प्शन है। मतलब इंडिया हैज़ ए यूनिक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आप देखिए ना, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, इस सब में क्या था? यही तो मैंने आपको बताया था कि मथुरा आर्ट में आपने देखा कि गांधा मतलब बाहर से जो आक्रांता है, उनके पिलर का जो है, हमारे मौर्यन के पिलर में जो है इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। कई सारी चीज़ें जो है बाहरी लोग जो इंडिया में आए उन्होंने जो है हम लोगों को दी, हमने भी जो उनके साथ ली, हमने ब्लेंड कर दिया, दोनों को जो है मिला दिया। जैसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है, इंडिया का भी मिला हुआ है, इस्लाम का भी मिला हुआ है।
ठीक है। इंडो ग्रीको, इंडो पर्सियन, ये सब क्या है, आर्किटेक्चर मिला लिया ना हमने, इन्फ्लुएंस कर लिया, मतलब उनसे थोड़ा सा जो है ब्लेंड कर लिया, दोनों लोग मिला मिलू करके। जैसे उर्दू देख लीजिए, तो उर्दू भी एक प्रकार से जो है पर्सियन, अरेबिक और इंडियन लैंग्वेजेस को मिला करके ही बनी हुई भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज है। तो ये जो है इनकी इंडियन कल्चर के जो मेन फीचर मैंने आपको क्या बताया, एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल डेप्थ है, यानी कि हमारे जो कल्चर में जो है लाइफ और मॉरल वैल्यूज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब इम्फासाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है मॉरल वैल्यू को, ठीक है, जितना जो है वेस्ट में नहीं दिया जाता है मॉरल वैल्यूज़ को, ठीक है। हमारे यहाँ पे धर्म, कर्म, मोक्ष, आत्मा, ब्राह्मण, ये सब मैंने आपको वैदिक एज में पढ़ाया था, तो आई होप आप पढ़ के आए होगे, एंशिएंट और मिडिवल के लेक्चर देख के आए होगे, तभी आपको आर्ट एंड कल्चर समझ आएगा। अदरवाइज इस लेक्चर को छोड़ दीजिए यहीं पे, एंशिएंट और मिडिवल पहले मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ उसको पढ़ के आइए। तो धर्म, कर्म, मोक्ष, आत्मा, ब्राह्मण, ये ब्रह्म, ये सब के जो है कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है हम मोरल वैल्यूज़ को जो है, इनर लाइफ की पीस को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि वेस्ट जो है वो मटेरियलिस्टिक कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देता है। हम लोग इनर पीस को जानते हैं, आत्म शांति। हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में रहते हैं, यानी कि एक हमारे कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटीज है। उसके बाद भी जो है हम सब यूनिटी के साथ रहते हैं। फेस्टिवल्स जो है, अगर इंडिया में जो है अगर बात की जाए तो जब बैसाखी जो है, हमारे इंडिया के पार्ट में फेस्टिवल के नाम बदल सकते हैं लेकिन उनको मनाने का तरीका, परंपरा सब वही रहती है, थोड़ी स्टोरी चेंज हो जाती हैं। इस प्रकार से हम जो है एक साथ कनेक्ट हुए हैं। महाभारत हमारे नॉर्थ में कुछ और चलती है तो साउथ में कुछ और चलती है, जैन धर्म वाले कुछ और चलाते हैं। इस प्रकार से जो है अगर देखा जाए तो हमारे कल्चर में सिर्फ जो है चीज़ें वही हैं, ठीक है, बस उसको अलग अलग प्रकार से लोगों ने जो है अडेप्ट किया है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये जो है दिखाता है, ये आपकी उसमें दिया है एनसीईआरटी में। इंटीग्रेशन विद नेचुरल हेरिटेज, हमारा जो इंडिया है वो जो है नेचर को जो है पूजा करता है और उसको कंजर्व करना जो है ये सैक्रेड यानी कि पवित्र काम मानता है। आज भी हमारे देश में देख लीजिए, मतलब जो है नेचर की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, ठीक है, प्रकृति की पूजा की जाती है, उसको संरक्षण करना, उसको कंजर्व करना जो है पवित्र माना जाता है कि उसको जो है कंजर्व करना चाहिए। जैसे जो है तमाम जो है गाँव के देवता होते हैं, ठीक है, कोई पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो बोध गया तो बहुत पहले से है, ठीक है, वहाँ पे जो है मतलब जो पेड़ था उसकी जो है पूजा हुई, ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो है पेड़ों को जो है पूजा जाता है क्योंकि उनसे जो है मेडिसिन मिलती है, ठीक है, और दवाएं मिलती हैं, तो उनको जो है कंजर्व करना भी, इसके लिए हमारे देश में जो है कई आंदोलन भी हुए, ठीक है। जैसे आपने जो है 1972 में जो है बहुगुणा के द्वारा जो है शायद आपने जो है देखा, वाइल्ड लाइफ जो मतलब जो है, और चिपको आंदोलन आपने देखे, मूवमेंट देखे। और हमारे देश में जो है जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है कर्नाटक का आपने इंसिडेंट देखा कि जिसमें जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है नहीं, शायद तेलंगाना का मैटर था, तेलंगाना का जो है कुचड़ू गुड़ू कुछ करके जगह नाम थी, वहाँ पे जो है जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, फॉरेस्ट को जो है काटने का प्रयास हुआ, जिसके बाद लोग जो है बाहर आए और उन्होंने जो है उस फॉरेस्ट पे जो है स्टे लग गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो है एक कानूनों में भी अगर देखोगे तो फॉरेस्ट को जो है बहुत वाइडर डिफिनीशन जो है दी गई है, जिस पे जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसको जस्टिफाई करने का महत्वपूर्ण काम किया है। ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी इंडियन कल्चर में, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके अंदर कनेक्टिविटी होगी उतनी बेहतरीन आप आंसर लिख पाओगे। दोस्तों रिवर्स हो गई, जैसे जो है गंगा आपकी हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट, रिवर भी हमारे देश को जो है जोड़ने का काम करती हैं। जैसे जो है नाम बस इनके बदल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो गंगा इधर है नॉर्थ इंडिया में, वही वेस्ट बंगाल में जाकर के हुगली बन जाती है, तो बस नाम बदल जाते हैं, बाकी जो नदियाँ हैं वो भी जो है जोड़ने का काम करती हैं। फॉरेस्ट जो है वो भी जो है काम करते हैं। माउंटेन भी जो है हमारा नेचुरल हेरिटेज के अंतर्गत ही आता है, जैसे कैलाश माउंटेन, बाबा बर्फानी, या तमाम जो है हमारे देवी देवता जो है पर्वतों पर रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे कल्चर की जो है आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हमने लर्न किया है और एक्वायर किया है, ठीक है, सोशलाइजेशन के जरिए। मतलब तमाम जो है हमारे देश में रिफॉर्म मूवमेंट हुए, तमाम जो है अगर बात की जाए तो कई जो है फिलोसफर, विचारक, विद्वान जो है हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने जो है अपने अपने विचारों को रखा और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के जो है हमारे देश ने जो है उनको जो है आत्मसात किया, लर्न किया और उनको जो है एक्वायर कर लिया, सोशलाइज कर लिया अपने देश में, ठीक है। हमारा जो कल्चर है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शेयर्ड है, यानी कि प्रैक्टिसेस जो है एक पर्टिकुलर, यानी कि देखा जाए तो सबके द्वारा जो है एक्सेप्ट की जाती हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता है कि जो है सबका जो है सम्मान करते हैं। क्यूमुलेटिव है, यानी कि जो है जनरेशन से जनरेशन जो है पास होता है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया, फिर आप अपने बच्चों को सिखाओगे। इस प्रकार से मोरल वैल्यूज जो है हमारे कल्चर में जो है बहुत पुरानी जो है होती हुई आई हैं, ठीक है। उनके मीनिंग भले ना पता हो कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो है जैसे पहले जो है अगर आप खाना खाते हो तो खाना के आसपास जो है आपके जो थाली है उसके आसपास
पानी छिड़क दिया जाता था। इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट हमें भले ना पता हो, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता था कि बैक्टीरिया एक्टीरिया नाम है और ऐसी तमाम जो है रिचुअल्स प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, ठीक है, जिनसे जो है जिनको आप साइंटिफिक तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट है कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट साइंस ये है कि जो है रात में जो पौधे होते हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देने लगते हैं, ऑक्सीजन कम देने लगते हैं, तो ये भी साइंटिफिक रीज़न है यानी कि हमारी हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ साइंस जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से घुसी हुई है। डायनेमिक, यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कल्चर की है वो जो है कंटिन्यू हमने जो है इवॉल्व किया है, ठीक है। गाइड करता है बिहेवियर, हमारा कल्चर जो है हमारा बिहेवियर को गाइड करता है। जैसे जो है बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं से कैसा करना चाहिए। तो ये देश है हमारा डाइवर्स है, यानी कि हम जो है इंटरडिपेंडेंट पार्ट हैं, यानी कि हम जो है काफ़ी मतलब जो है डाइवर्स हैं और एक दूसरे पे जो है अगर बात की जाए तो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, पूरी दुनिया भारत में। आइडल है, एस्पिरेशनल है, यानी कि हम अगर बात की जाए तो हम आइडल और सोसाइटल कंडक्ट को जो है सेट करते हैं। जैसे एक सोसाइटी में जो है कुछ सोशल नॉर्म्स, कुछ जो है वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको जो है सेट किया जाता है। अगर जो आप उसके अनुसार नहीं चलोगे तो आपको जो है सोशल सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, ठीक है, आपको जो है बाइकाट कर दिया जाएगा सोसाइटी से, या फिर जो है इस प्रकार से आपके मतलब हीन भावना से आपको देखेंगे, ठीक है, तो सोसाइटी कंडक्ट भी है। अब दोस्तों सिविलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सिविलाइजेशन का दोस्तों मतलब होता है एडवांस स्टेट, ये होती है ह्यूमन सोसाइटी विद ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। जहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एडवांस स्टेट पे पहुँच जाए, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ये जो है इंप्रूव कर देती है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, टेक्नोलॉजिकल और सोशल प्रोग्रेस को, ठीक है। जैसे आपने इंडस वाली सिविलाइजेशन देखी तो उसमें लिविंग स्टैंडर्ड जो है खूब अच्छे से जो है मतलब इंक्रीज हो गया था, ठीक है, और बढ़िया से जो है लोग रहने लगे थे, व्यापार करने लगे थे, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, ठीक है, और सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, समाज भी जो है अच्छे कपड़े पहनने लगे थे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो ईंटें जो है, भट्टे, ये जो है ग्रेनरी स्टोर करने के लिए ग्रेट वो जो है मतलब बात, और चाहे जो है आप ट्रेड पॉइंट की बात कर लो, फिर जो है वो मतलब बीड फैक्ट्री, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम जो है कई सारी चीज़ों को जो है हमने डिस्कस किया था। यानी कि सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस स्टेट होती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की। दोस्तों ये जो है एक एक्सटर्नल प्रोग्रेस होती है, ठीक है, जबकि कल्चर जो है वो इंटरनल रिफाइनमेंट होता है। कल्चर इज अ इंटरनल रिफाइनमेंट एंड सिविलाइजेशन इज अ एक्सटर्नल प्रोग्रेस, यानी कि ये जो है बाहरी होती है कल्चर, जबकि अंदरूनी होता है रिफाइनमेंट, ठीक है। दोस्तों सिविलाइजेशन और कल्चर में जो है डिफरेंस समझ लेते हैं। तो कल्चर जो होता है वो इनर रिफाइनमेंट होता है, यानी कि मेंटल और स्पिरिचुअल होता है, जबकि सिविलाइजेशन जो है वो आपकी सोशल और पॉलिटिकल, यानी कि आउटर एडवांसमेंट होता है। दोस्तों कल्चर की बात की जाए तो ये पीपल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जबकि सिविलाइजेशन जो है ये पास्ट से जो है इनहेरिट की जाती है, ठीक है। सिविलाइजेशन कहाँ से होती है? तो ये पास्ट से इनहेरिट की जाती है। कल्चर जो है वो आप प्रेजेंट पे फोकस करता है, सिविलाइजेशन जो है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे फोकस करती है। कल्चर जो है ये चेंज हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन जो है वो चेंज मतलब उसका जो है कम चांस होते हैं। और कल्चर की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है आपको आइडेंटिटी, जबकि ये जो है सिविलाइजेशन आपको आपके रूट से जो है जोड़ने का काम करती है। समझ रहे हो? यानी कि जैसे अगर बात की जाए तो जैसे आज जो आपका कल्चर है आपके आसपास, तो वो जो है आपको आइडेंटिटी दे रहा है कि आप किस कल्चर से आते हो। लेकिन सिविलाइजेशन जो है आपको बताती है कि हम इंडस वाली सिविलाइजेशन से हमारी रूट ये है, ठीक है। और कल्चर जो है आपको आइडिया देता है, बिहेवियर देता है, कस्टम्स देता है, जबकि सिविलाइजेशन जो है आपको मोनूमेंट्स, स्क्रिप्चर और साइंटिफिक वर्क्स देती है, ठीक है। जैसे आपके पास जो मोनूमेंट होंगे, स्क्रिप्चर्स होंगे, साइंटिफिक वर्क्स होंगे, वो क्या है आपकी सिविलाइजेशन को सुशोभित करता है कि आपके पास ये मोनूमेंट है, ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। जबकि कल्चर जो है आपको आइडिया, बिहेवियर, कस्टम्स वगैरह। दोस्तों हेरिटेज क्या होती है? तो हेरिटेज जो है कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल एसेट्स होते हैं, ठीक है, और ये पास्ट से जो है फ्यूचर जनरेशन पे जाते रहते हैं। यानी कि ये जो है हेरिटेज जो होती है वो क्या होती है आपकी कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल, ये एसेट हैं, ठीक है। क्या है? एसेट हैं। कैसे? कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल एसेट हैं हेरिटेज, जो पास्ट से लेकर के फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन होती रहती है। सोसाइटी जो है ये इसमें जो अच्छा होता क्या हेरिटेज में, तो इसमें जो है कलेक्टिव मेमोरी होती है सभी की हेरिटेज में। जैसे इंडियन हेरिटेज, ठीक है, तो इसमें सबकी कलेक्टिव मेमोरी है, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस हैं, मटेरियल कल्चर है, ठीक है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया का जो हेरिटेज है वो स्टैटिक नहीं है, ये लिविंग और इवॉल्विंग फोर्स है। जैसे ये नेशनल आइडेंटिटी को जो है सेव करती है, ये जो है प्रेजेंट को इन्फॉर्म करती है और गाइड करती है फ्यूचर को। यानी कि इंडिया की हेरिटेज हमेशा जो है वो चेंज होती आई है। और जब मैं चेंज होती का कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है जो कल्चरल, हिस्टोरिकल और नेचुरल एसेट जो हैं वो पास्ट से लेकर के फ्यूचर जनरेशन में जो है ये चेंज होते हुए चले आए हैं। तो हेरिटेज यही होती है, ठीक है।
डायमेंशन क्या होती है इंडियन हेरिटेज की? तो इंडियन हेरिटेज की डायमेंशन है जैसे टेंजिबल हेरिटेज, जैसे जो है आप बिल्ड आर्किटेक्चर में बात कर लो तो जैसे टेम्पल ऑफ एलोरा, सांची स्तूपा, फोर्ट, पैलेसेस। स्कल्पचर में बात कर लो तो आपकी चोला ब्रोंजेस, गांधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मनुस्क्रिप्ट में बात कर लो तो आपकी वेदास, पुराणास, संगम लिटरेचर, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये सब आपकी टेंजिबल हेरिटेज हैं, ठीक है। वहीं पे जो है इनटेंजिबल हेरिटेज की बात की जाए तो आपकी फिलॉसफी हो गई, जैसे जो है वेदांत, सांख्य, योग, बुद्धिज्म, जैनिज्म। वहीं पे लिटरेचर, संस्कृत एपिक्स आपकी रामायण, महाभारत, ठीक है। तमिल संगम लिटरेचर। फेस्टिवल और रिचुअल में अगर बात की जाए तो आपका होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, पोंगल हो गया, नवरोज हो गया, ठीक है। ये सब आपकी जो है इनटेंजिबल हेरिटेज के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर डायमेंशन ऑफ इंडियन हेरिटेज में अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए तो आपकी आती है नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में आपका शामिल हो जाता है सैक्रेड रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती वगैरह। बायोडाइवर्सिटी, हाई हॉट स्पॉट जैसे वेस्टर्न घाट, हिमालयाज। वहीं पे जो है नेचुरल हेरिटेज में आपका साबित हो जाता है, शामिल हो जाता है सैक्रेड ग्रुप्स एंड नेचुरल साइट जैसे वर्शिप्ड, ठीक है, एंड कंजर्व ट्रेडिशनली, ठीक है। और अब दोस्तों प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, यानी कि कल्चरल हेरिटेज को जो है कैसे जो है आप प्रिजर्व करोगे, तो वो जो है एक व्यक्ति से नहीं होगी, ठीक है। इसको जो है कम्युनिटी की यानी कि हमें कम्युनिटी की आइडेंटिटी, वैल्यू और ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है हम अपने भूल जाएंगे हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को। तो इसके लिए जो है अगर बात की जाए तो ये फैमिली और कम्युनिटी से जो है इंटर जनरेशनली जो है पास होती जाती हैं, ठीक है। जैसे रिचुअल्स, फेस्टिवल, ओरल ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब जो है एक था राजा एक थी रानी से जो है पास हो आती रही है जनरेशन वाइज। गुरु शिष्य परंपरा से भी जो है ये अगर बात की जाए तो कल्चरल हेरिटेज जो है वो पास होती है। जैसे जो है गुरु ने टीचर को गुरु ने अपने बच्चों को सिखाया, शिष्य को सिखाया, शिष्य से जो है फिर जो है वो टीचर बना, तो इससे जो है गुरु शिष्य परंपरा से भी, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा ही चलती है। जैसे भरतनाट्यम, ध्रुपद म्यूजिक, कोडियाम, तो ये सब जो क्या है, ये सब गुरु शिष्य परंपरा के ही एग्जाम्पल हैं। वहीं पे मॉडर्न मीडिया और डिजिटल आर्काइव के द्वारा भी जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने इंडियन कल्चर, नहीं इंडियन हेरिटेज को, तो कल्चरल हेरिटेज को। जैसे जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना करके, पॉडकास्ट बनाकर, डिजिटल लाइब्रेरी बना करके, हम फिल्मों के माध्यम से क्या करते हैं, हम पिछले सीनों को ही तो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी तो माध्यम है, ठीक है। इसमें हम डिजिटलाइज कर देते हैं रिकॉर्डिंग या आर्टिफैक्ट्स को। जैसे जो है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, इसमें जो है हेरिटेज को, इंडियन कल्चरल हेरिटेज को जो है सुरक्षित करके रखा गया है। जैसे IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल ECA, कुछ डिजिटल आर्काइव्स, इसमें भी रखा गया है। उसके बाद गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल कुछ एफर्ट्स भी होते हैं, वो भी जो है कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करके रखते हैं। जैसे जो है प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और फंड जो है उनको देना। जैसे जो है ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, पहला जो है मैंने आपको बताया था 1861 में लॉर्ड नहीं कनिंघम ने जो है पहला जो है डायरेक्टर इसका था ASI का, आज भी ASI है, ठीक है। INTACH, ठीक है, ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये सब जो है बनी हुई है स्कीम। भारत की बात की जाए तो हृदय प्रसाद, ठीक है, अडॉप्ट आ हेरिटेज इनिशिएटिव, ये सब गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स भी जो है इसमें लगाने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट एंड साइट की अगर बात की जाए तो इसको दोस्तों आइकॉस मॉस कहते हैं, ठीक है। और ये 1965 में जो है फाउंड की गई थी और इसका लोकेशन पेरिस और फ्रांस में है, ठीक है। इसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस को जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड देना इसका मुख्य काम है, ठीक है। तो ये जो है आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये जो है हेल्प करती है यूनेस्को को, ठीक है। अब दोस्तों यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को जो है फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है गठन किया गया था 16 नवंबर 1945 और इसका जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। तो ये यूनेस्को है, ठीक है। यूनेस्को में बात की जाए तो 1945 में गठित की गई थी और इसमें अगर बात की जाए तो टोटल स्टाफ इसका 2341 का है, हालांकि इसका कोई लेना देना है नहीं। और इसमें जो है 53 इसके रीजनल फील्ड ऑफिस हैं, 199 इसके नेशनल जो है कमीशंस हैं और 12 इसमें एसोसिएट मेंबर्स हैं, जबकि 194 जो है मेंबर्स स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये यूनेस्को है। अब दोस्तों जो है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इस्तांबुल स्टेटमेंट जो है कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन इन टाइम्स ऑफ रिस्क 2012 की है, इसको जो है आपको जानना चाहिए क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में मदद कर सकती है, ठीक है। जैसे इसको जो है 14th एनिवर्सरी जब थी 1972 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी, उसी की 14th एनिवर्सरी जो है वो इस्तांबुल में हुई थी। आपको पता है कि ये टर्की में पड़ता है, ठीक है। तो 2012 में जो है इसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, तो रिकमेंडेशन को जो है आप जब आंसर राइटिंग में लिखोगे तो आपके बहुत काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे जो है आप इंटीग्रेट कीजिए कल्चरल हेरिटेज को डिजास्टर रिस्पॉन्स में, यानी कि इसको डिजास्टर के समान जो है आप मानिए, ठीक है। डिजास्टर के तुल्य आपको मानना है, समतुल्य मानना है, इक्विवेलेंट मानना है आपको जो है इन चीज़ों को, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज को डिजास्टर रिस्पॉन्स में जो है आपको ऐड करना है ताकि जो है इस पर अच्छे से काम हो और जो है कुछ कल्चरल हमारा जाए ना।
इम्पार्शियल एंड राइट्स बेस्ड रिस्पॉन्स, यानी कि जो है डिजास्टर एक्शन जो है जितने भी होने चाहिए वो नेशनल सॉवरेंटी को जो है रिस्पेक्ट करें, और लेकिन जो है इम्पार्शियल और नॉन पोलिटिसाइज्ड रहें। ये बात जो है ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है मतलब डिजास्टर के नाम पे कुछ भी जो है मूर्ति उर्ति तुम टोप दे रहे हो किसी की भी, ठीक है। तो राइट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। डिजास्टर के नाम पे ये नहीं कुछ भी तुम चला रहे हो। लीगल सेफगार्ड, यानी कि जो है जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग हेरिटेज, वो सब जो है अगर बात की जाए तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको लीगल सेफगार्ड आपको प्रोवाइड करना है अपने देश में। लीगल आइडेंटिटी इन रिकवरी, यानी कि सेफ गार्डिंग करना है आपको हेरिटेज एट्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिकवरी ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, यानी कि आपको जो है सोशल रिकवरी जो डिस्प्लेस कम्युनिटी है, ठीक है, और साइकोलॉजिकली, चूंकि हेरिटेज इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, इसमें जो है वो जो कम्युनिटी हैं छोटी छोटी जो जनजातीय लोग हैं वो भी तो हेरिटेज का ही पार्ट हैं, वो भी तो एक प्रकार से, जैसे आप बात कीजिए जैसे अंडमान निकोबार में संथाला कम्युनिटी रहती है तो बहुत पुरानी है, ठीक है। ऐसे जो है हमारे मतलब अलग अलग कम्युनिटी जो है ट्राइब जो है काफ़ी पुरानी पुरानी रहती है। जैसे मान लो अफ्रीका है, अफ्रीका में कोई जने कौन सी कम्युनिटी है वो रहती है, तो बहुत मतलब वो बहुत पुरानी कम्युनिटी है, तो ये भी तो हेरिटेज का ही पार्ट है, तो उनको भी जो है आपको उनकी भी आइडेंटिटी को जो है पहुंचा कर रखना है। तो इसलिए हमारे देश में देख लीजिए तो ST SC के लिए जो है मतलब नहीं ST शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है इंतजाम भी किए गए हैं, माइनर जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी जो है हो, यानी कि लोकल कम्युनिटी को भी जो है हेरिटेज में जो है मतलब जब जब जो है किसी प्रकार का डिजास्टर आए तो उसमें जो है लोकल कम्युनिटी को भी जो है शामिल कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है इसमें शामिल हो, ठीक है। इनको जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन कीजिए, यानी कि जो है आपको NGO IGO मिलिट्री और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को जो है इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ट्रेनिंग और एजुकेशन आपको देनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है डिजास्टर रिस्क एजुकेशन जो है सभी स्टेक होल्डर को जो है दी जाए, ताकि वो हेरिटेज और ह्यूमैनिटेरियन वर्क को जो है कर सकें। डैमेज का डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, यानी कि जो है जितना भी जो है पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स जितना भी हो उसका जो है आपको मतलब डॉक्यूमेंटेशन, जैसे नहीं कहा जाता है कि बुद्ध की मूर्ति पहले ऐसी थी फिर जो है टूट करके ऐसी हो गई, तो बकायदा सारी चीज़ों को जो है आपको डॉक्यूमेंट करवाना है, ठीक है। और अवॉइड प्री मैच्योर डिमोलिशन, यानी कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश जो है विदाउट जो है मतलब उसको जो है उसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस तय किए आप उसको डिमोलिश नहीं करोगे। ऐसा नहीं पता चला वो कोई बिल्डिंग बहुत काम की थी, कल्चरल सिग्निफिकेंस उसका था, आपने जो है उसको तोड़ दिया। लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो है आप इनकरेज करें रेगुलर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करें एंड हेरिटेज साइट्स की। तो आप देखिए हमारे देश में ASI यही काम करती है। IGO NGO मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। दोस्तों G20 जो है मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वाराणसी में 2023 में, ठीक है, और इसको काशी कल्चर पाथवे भी कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ थीम्स और एग्रीमेंट हुए थे, उनको भी आपको जानना चाहिए ताकि आंसर राइटिंग में आपको उपयोग में आए। ये दोस्तों सब पॉइंट हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है, यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट डिलिबरेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल साइट, यानी कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे जो है प्रयास किया जाए कि किसी प्रकार का कल्चरल हेरिटेज को नुकसान ना पहुँचाया जाए, ठीक है। कम्बैटिंग इलिसिट ट्रैपिंग, यानी कि जो है आपको ग्लोबल कोलिशन और इम्प्रूव ला करने हैं, ठीक है, ताकि जो है ऑनलाइन ट्रेड जो है जो चोरी किए गया कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनकी ना हो पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई कल्चरल आर्टिफैक्ट है उसकी जो है चोरी आप रोक ही नहीं पा रहे अपने देश में। डायलॉग ऑन रेस्टिट्यूशन, यानी कि हिस्टोरिकल और पीसफुल रिजोल्यूशन जो है आपका होना चाहिए। रिटर्निंग लूटेड कल्चरल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी जो है आप कल्चरल प्रॉपर्टी को लूट करके ले गए हो उसका जो है पीसफुल तरीके से जो है रिजोल्यूशन उसका होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रिटेन वालों को कहना चाहूँगा कि चोर तो तुम लोग हो, सबसे पहले तुम हमें दुआ करके जो हमारा सम्मान ले गए हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो चोरों को इसमें बोलना, हमें तो समझ नहीं आया, हम तो होते वहाँ पे बोल देते कि पहले तो तुम हमारा लुटा रहो करके। हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज, यानी कि जितनी भी इंडिजीनियस और लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है उनको जीवित बना के रखिए, ठीक है। मिसयूज ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, यानी कि जो है हमें जो है मतलब जो है किसी कल्चर का जो है मिसयूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए जैसे अभी थोड़े दिन पहले वो कौन सा तेल चला था साउथ में कर्नाटक में, तो उस तेल का जो है आपने देखा किस प्रकार से कल्चर का मिस अप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। तो ये भी जो है देखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ताकि इससे जो है ट्रस्ट जाएगा ना। इस प्रकार से गंदी हरकतें कुछ करोगे तो फिर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, यानी कि जो है हमें जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर जो है IP प्रोटेक्शन भी लेकर रखना है। ऐसा ना हो कि कोई जो है दूसरा कल्चर को जो है आत्मसात कर ले रहा है और वो भी जो है अपना बना करके प्रोडक्ट बेचने लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपको उसको भी प्रोटेक्शन दे करके रखना है। तो ये बात जो है इसमें कही गई थी, ठीक है, G20 की। दूसरी बात कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, यानी कि हमें ट्रेन करना है कल्चरल प्रोफेशन, जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट को इन मामलों का निपटारा कैसे किया जाए। दोस्तों कल्चरल हेरिटेज और क्लाइमेट चेंज पे जो है COP28 की दुबई में दोस्तों दिसंबर 2023 में जो है बैठक हुई थी। उसमें जो है कुछ हिस्टोरिकल ये जो है दिसंबर 2023 UAE दुबई में जो है COP
28 की जो है UNFCCC की जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी COP 28, उसमें जो है कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे जो है पहली बार कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया गया एज ए कोर थीम ग्लोबल गोल ऑन एप्लीकेशन एडाप्टेशन। तो इसकी मेजर हेडलाइन जो थी वो थी ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये था कि प्रोटेक्ट करें कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क, यानी क्लाइमेट रिस्क से जो है नेशंस को जो है उसको बचाना है, क्योंकि कॉप जो बैठकें होती हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो ये बैठक होती है वो दोस्तों जो है होती ही क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, ठीक। हालांकि वो जो है UNFCCC में जो है कई सारी खामियां भी हैं, उस पर जो है एडिटोरियल भी थोड़े दिन पहले द हिंदू में आया था, लेकिन वहाँ पे जो है हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो GGA डिक्लेरेशन में जो है कहा गया कि सभी नेशन जो है क्लाइमेट रिस्क से जो है बचाव करें, क्लाइमेट रिजिलियंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस और लोकल नॉलेज सिस्टम को जो है गाइड करें। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसको जो है कल्चरल कंटिन्यूटी और क्लाइमेट रिजिलियंस से जो है देखा जा सकता है जोड़ करके, और इंक्लूसिव ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसी से भी इसको देखा जा सकता है जोड़ करके। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाए कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर जो है वो हिस्ट्री को कैसे सेव करता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आर्ट एंड कल्चर जो है आपकी हिस्ट्री को सेव करता है। दोस्तों इस प्रकार का सवाल जो है UPSC पूछ चुकी है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री को कैसे सेव करती है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को कैसे सेव करती है, तो अगली बार ये भी पूछ सकती है कि आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री को कैसे सेव करता है। तो चलिए जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे जो है सेव करता है आपका आर्ट एंड कल्चर, और जो है आर्ट एंड कल्चर जो है हिस्ट्री को कैसे सेव करता है। तो चलिए दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर जो है एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। ये कंक्रीट एविडेंस आपको जो है किसी टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ के बारे में, उस समय के बारे में बताता है। जैसे भीमबेटका की रॉक के आर्ट जो हैं उस समय की जो भीमबेटका की जो रॉक आर्ट हैं, ठीक है, वो आपको बताती है कि उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस बिलीफ और टेक्नोलॉजिकल कैसा था, ठीक है। उसमें जो है प्री हिस्ट्री की हंटिंग से पता चलता है कि वहाँ की जो है खाना व्यवस्था कैसी थी, एनिमल्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, उनकी जो है कम्युनिटी लाइफ के बारे में पता चलता है, ठीक है। यही चीज़ें आपको सब दिखा देनी है, ठीक है, कि जो हड़प्पा आर्टिफैक्ट्स हैं उनसे जो है आपको ट्रेड, अर्बन प्लानिंग, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये पता चलता है। टेम्पल स्कल्पचर से बात की जाए तो इसमें जो है आपको रॉयल कोर्ट मिलेगा देखने को, ठीक है, मिलिट्री, डांस ट्रेडिशंस, ये सब आपको जानने को मिल जाता है। आर्ट को जो है आर्ट जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में काम करती है, और दूसरा नंबर है कि आर्ट जो है पावर और प्रोपेगेंडा को फैलाने में भी काम करती है। आप कहोगे सर ये कैसी बात बोल रहे हो एकदम हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेजिटिमाइज रूल को भी जो है ये जो है प्रयास करती है, मतलब शामिल करने का, सिम्बलाइज करती है अथॉरिटी को, इंस्पायर करती है लॉयल्टी को। जैसे मॉडर्न पिलर थे वो पावर और प्रोपेगेंडा को भी फैलाने के लिए तो लगाए गए थे, जैसे धम्मा का प्रचार, ठीक है, इंपीरियल प्रेजेंस, ठीक है। गुप्ता के जैसे टेम्पल ऑफ कॉइन्स की बात कर लो, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है गोल्डन एज को गोल्डन एज जो है गुप्ता के टेम्पल ऑफ कॉइन्स में जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी जो है रिफाइंड आर्ट और रिलीजियस लेजिटिमेसी ही तो दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं कि हम जो है भगवान के मतलब उत्तराधिकारी हैं। चोला के टेम्पल की बात की जाए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो है अभी मोदी जी गए थे, आप न्यूज़ में देखिएगा, तो यहाँ का जो मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी जो है इंपीरियल सुप्रीमेसी और डिविएशन को ही जो है साबित करने का प्रयास करता है। क्योंकि चोला का आपको पता है कि मंदिर अंदर इतने सारे बना दिए ताकि जो है राजा जो है मतलब उसके साथ कनेक्ट रहे, ठीक है, और वो जो है राजा का रिलेटेड भी मंदिर अंदर बना दिए, तो इस प्रकार से जो है वो अपने आप को प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो जो है आपकी आइडेंटिटी और सोशल कोहेजन को भी जो है आपको जो है बताता है। जैसे यह एक्सप्रेस करता है, बिल्ड करता है एक शेयर्ड वोकैबुलरी आइडेंटिटी की बाइंडिंग डाइवर्स ग्रुप, यानी कि डाइवर्स ग्रुप पे जो है वो जो कि बाइंडिंग होती है। जैसे वैदिक लिटरेचर की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि हम इंडो आर्यन हैं, ठीक है। एपिक जैसे रामायण और महाभारत जो है एक कल्चरल मिथोलॉजी जो है बताती है हमें, ठीक है, हम सबको जो है यूनाइटेड करने का प्रयास करती है। महाभारत रामायण पूरे देश में चलती है। वहीं पर टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो आपको नगरा जो आर्किटेक्चर है वो नॉर्थ इंडिया का बताता है, द्रविड़ा साउथ इंडिया के बारे में बताता है, और दोनों जो है सॉलिडिफाई रीजनल प्राइड और डिस्टिंक्टिवनेस को जो है सुशोभित करते हैं। वहीं पे जो है आर्ट एंड कल्चर आपका जो है कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए, यानी कि सोशल और रिलीजियस चेंज जो है आपके उसके लिए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है आर्ट एंड कल्चर। जैसे बुद्धिस्ट आर्ट जैसे स्तूपा हो गया, ठीक है, तो ये जो है इगलिटेरियन सोसाइटी को जो है मतलब जो है प्रमोट करते हैं, मतलब जो है सब समाज में बड़े छोटे कोई नहीं है। भक्ति मूवमेंट जैसे हुआ तो आर्ट एंड पोएट्री को जो है प्रमोट करता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गई, ठीक है, और डेमोक्रेटाइज करता है स्पिरिचुअलिटी को और रिड्यूस करता है रिचुअल डिपेंडेंसी को, ठीक है। तो ये सोसाइटी को भी जो है मतलब प्रभावित करता है, ठीक है, सोसाइटी में इक्वलिटी लाने का काम, रिलीजियस में चेंज लाने का काम, और ये सारी चीज़ें भी हैं।
अब दोस्तों ज्योग्राफी का क्या रोल है प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर, ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, पूछा नहीं है बल्कि पूछ चुका है। जैसे ज्योग्राफी जो है कैसे जो है रोल प्ले करती है प्रिजर्व करने में इंडियन कल्चर को, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी जो है प्रोटेक्टर और डाइवर्सिफायर जो है इंडियन ट्रेडिशन की रही है। जैसे हिमालय अगर बात की जाए तो हिमालय जो है आपके एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर जो है हमारे मतलब जो है फॉर्म करते हैं, जिससे हमारे यहाँ पे इन्वेजन के चांस कम हो जाते हैं। जैसे जो है आप हिंदू की फिलासफी देख लो, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब जो है अगर बात की जाए तो ये सब इंडिपेंडेंटली जो है अपनी डीपली आइडेंटिटी जो है मतलब जो है इनकी फिलासफी अगर आप देखोगे तो वो जो है मतलब सब इसी से लिंक है। जैसे आप देख लीजिए हिंदुज़म में जो कैलाश माउंटेन देख लीजिए, ठीक है, तो ये और आप जो है हिमालय में देख लीजिए तो मंदिर जो है कैलाशनाथ, बद्रीनाथ, ये जो जितने भी मंदिर अंदिर हैं, या बुद्धिज़्म में आप बात कर लीजिए तो हिमाचल प्रदेश तरफ चले जाइए, ठीक है, या लेह लद्दाख तरफ चले जाइए, स्तूपा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब, ये जैनिज़्म के आप चले जाइए तो जैनिज़्म में जो है आप साउथ में चले जाइए, ठीक है, तो ये सब क्या है, पहाड़ों पर ही लोग क्यों बसे हुए हैं, यानी कि ज्योग्राफी जो है आपकी आर्ट एंड कल्चर को प्रभावित कर रही है, ठीक है। और क्योंकि वहीं पे जो है साधु संत रहेंगे जा करके, ठीक है, वहीं पे मंदिर अंदर बनाएंगे या फिर स्तूपा बनाएंगे या फिर जो है कुछ भी बनाना हो, तो ये जो है आपको पता चला कि ज्योग्राफी जो है कैसे मेंटेन करती है। दोस्तों ज्योग्राफी जो है आपको ओरल और रिटन ट्रेडिशन को भी जो है, जैसे आपका महाभारत, रामायण, वेदाज, उपनिषद जो है, ठीक है, ये सब जो है अगर बात की जाए तो ये सब आपका जो है जो ज्योग्राफी है वो आपकी जो है आर्ट एंड कल्चर को जो है सेव कर रही है। यानी कि जो है कल्चरल कंटिन्यूटी और फिलोसफिकल जो डेप्थ है वो दोस्तों जो है एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन से जो है सेंचुरीज से चली आ रही है। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जैसे आप ये भी समझ लीजिए कि ज्योग्राफी से ही जो है सिर्फ आप मतलब जो है आर्ट एंड कल्चर सेफ नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए महाभारत, रामायण, वेदाज, उपनिषद, जो ये कल्चरल ट्रेडिशन है वो तो आज हमारे पूरे भारत में जो है अगर बात की जाए तो जो है काम करते हैं। यानी कि जिस भारत में आप जहाँ पे भी देख लीजिए महाभारत, रामायण आपको देखने को मिलेगा, बस अलग फॉर्म उसकी हो सकती है, ठीक है। तो वो आज जो है जनरेशन से जो है हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म जो है एक ज्योग्राफी पर्टिकुलर एरिया में जो है चलती हुई चली आई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप दिखा सकते हो, ठीक है, ये सब ट्रेडिशन को हमने बचा करके रखा हुआ है। इंटरनल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स भी हैं, जैसे विंध्या और सतपुड़ा रेंज हो गई, डेंस फॉरेस्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया, इन्होंने भी जो है अगर बात की जाए तो नेचुरल सेपरेशन जो है हमारे भारत में जो है बना करके रखी हुई है, ठीक है। तो इससे भी जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो प्रभावित होता है। रीजनल और ट्राइबल जो है आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। फोक कल्चर भी, डायलैक्ट्स भी, लैंग्वेज भी जो है आपको उसी के अनुसार जो है देखने को मिलती है जिस प्रकार से हमारी ज्योग्राफी होती है। जैसे आप बहुत सारे डांस देखोगे तो डांस का संबंध भी ज्योग्राफी से होता है, ठीक है। आप जो है लैंग्वेजेस देखोगे तो लैंग्वेज भी जो है ज्योग्राफी से ही प्रभावित होती हैं। जैसे जो है तमिल लैंग्वेज जो है आपको संगम लिटरेचर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो है इंडिपेंडेंटली जो है साउथ इंडिया में जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा ही जो है मतलब देखने को आपको मिला, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है इंडिया इवाल्व हुआ एज ए मल्टी लैंग्वेज, मल्टी एथनिक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में। दोस्तों फर्टाइल जो प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज हैं जैसे गंगा, यमुना, दोआब, ठीक है, इंडस, कृष्णा, गोदावरी बेसिन्स, इन्होंने सभी ने जो है डेंस पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, एम्पायर बिल्डिंग को जो है सपोर्ट किया। वहीं पे जो है पैट्रोनेज भी जो है बहुत सारे प्रॉस्पर जो किंगडम है उन्होंने जो है प्रिजर्व की। जैसे संस्कृत लिटरेचर टेक्स्ट जो है पॉलिटी पे लिखे गए, लॉ कोड्स लिखे गए, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स लिखे गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो प्रॉस्पेरिटी थी वो अंडर रोड जो है कल्चरल प्रोडक्शन एंड इंटेलेक्चुअल रिचनेस। अब दोस्तों ज्योग्राफी का रोल जो है इंडियन कल्चर का जो है प्रिजर्विंग में कैसे होता है, तो हिमालय का फोर्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, इंटरनल बैरियर है जैसे विंध्या, सतपुड़ा, फॉरेस्ट हार्जेजर, फर्टाइल लैंड भी जो है इसका जिम्मेदार है, ठीक है। जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगा वहीं पे राज्य अंपायर बनेंगे जा करके, वहीं पे जो है जहाँ पे एम्पायर बनेंगे वहाँ पे कानून की जरूरत पड़ेगी, कानून बनेंगे तो और साथ लिखी जाएगी। दोस्तों ज्योग्राफी का जो है हमारे इंडियन का आर्ट एंड कल्चर में जो है क्या रोल है, तो इस पर भी जो है इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं। जैसे रिवर वैली आप क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन जो है इंडस और गंगा प्लेन पे जो है क्यों बनी, अर्बनाइजेशन वहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि वहीं पे जो है लोहे की खोज हो चुकी थी, बढ़िया से जो है फसल वसल हो ही रही थी। माउंटेन की बात की जाए तो बैरियर और कॉरिडोर के रूप में इसने भी जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जो है सेव किया। जैसे आप जो है आप माउंटेन की जो है आप पहाड़ों की जो है ऊपर पहाड़ी पेंटिंग देख लीजिए तो उसमें जो है चित्रकार आप देख लीजिए तो वो सब क्या आर्ट एंड कल्चर को इससे सेव कर रहे हैं। वहाँ पे जो है आपको हिमालय टाइप का मिलेगा, ठीक है। आपको अलग अलग पार्ट में भारत में अलग अलग प्रकार की पेंटिंग मिलती है, ये वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बताती है, ठीक है। वहाँ पे जो मटेरियल जो मौजूद है उसके कारण ही उस प्रकार की पेंटिंग चलती है।
दोस्तों सेव करते हैं हमारे डिस्टिंक्ट आर्ट और आर्किटेक्चर को, ठीक है। ज्योग्राफी जो है, अगर जो है जैसे मान लीजिए जो जैसे सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया में जो घर होंगे वो दोस्तों खुलेपन के टाइप के मतलब जो है बनेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि जो एकदम लाख करके एकदम बढ़िया एकदम बनाया जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के हिसाब से ही आपके घर बनते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से ही आपका पहनावा भी होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से ही आपका खान पान भी होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से ही जो है आपकी आपकी जो माइंड ऑफ थॉट होते हैं आपका, ये सब जो है ज्योग्राफी से ही बनता है। जैसे आपका जो है, जैसे मुसलमान लोग जो है ज़्यादातर मांस खाना क्यों पसंद करते हैं, उसके पीछे दोस्तों की ज्योग्राफी उनका कारण है, क्योंकि उनका जो है मूल जो ओरिजिन है वो उनका सऊदी अरेबिया तरफ है। तो सऊदी अरेबिया तरफ जो है वो सब्जी वब्जी होती नहीं, तो वो लोग वही चीज़ें खाएंगे। जैसे वेस्ट के जो आदमी हैं वो जो है सारे शराब वराब क्यों पीते हैं, क्योंकि उन्हें सर्दी है, तो सर्दी में गर्मी चाहिए। तो ज्योग्राफी ही तो सब कुछ इस फैक्टर को सेव कर रही है, हैं। तो ज्योग्राफी ही तो सारी चीज़ें कर रही है। तो ज्योग्राफी जो है बहुत सारा रोल जो है हमारा प्ले करने में जो है मददगार होती है। वहीं पे जो है अगली बात की जाए तो माउंटेन, मैंने आपको बता दी है, माउंटेन से जो है डिफरेंट आर्किटेक्चर और स्टाइल जो है देखने को मिलती है। जैसे हिमालय जो है वो आपको गांधारा आर्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ग्रीको रोमन और इंडियन ब्लेंड जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विंध्या में जो आपको नगरा मंदिर मिलेंगे, ठीक है। द्रविड़ा जो है आपको साउथ में मिलेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स की बात की जाए तो आपको जो है कि वहाँ पे मटेरियल जो है आर्ट बनाने के लिए क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है। जैसे सैंड स्टोन जो टेम्पल है वो आपको सांची में ही मिलेंगे, क्योंकि जो है ये जो मतलब पत्थर जहाँ पे मौजूद होगा वहीं पे तो मिलेंगे। रॉक कट जैसे केव है ये आपकी अजंता और एलोरा में ही बनाई जाएंगी, ठीक है। और नटराज जो है जैसे चोला ब्रोंज ये जो है जहाँ पे मटेरियल मौजूद होगा वहीं पर वो चीज़ें बनेंगी। जैसे इंडियन ओशियन और कोस्ट लाइन ने भी जो है कल्चरल एक्सचेंज जो है काफ़ी प्रभावित किया है। जैसे जो है जो जहाँ से जो है ट्रेड होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो है विदेशी लोग आएंगे, विदेशी लोग आएंगे तो सीधी सी बात है कुछ जो है कल्चर के रूप में वहाँ पे देकर जाएंगे, कुछ सिखा करके जाएंगे। जैसे रोमन ट्रेड अगर बात की जाए तो अरिका मेड़ू पे जो है आपको रोमन ट्रेड मिलेगी, तो वहाँ पे जो कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे हिंदुज़म बौद्धिज़्म जो है टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो है क्यों पहुँचा, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स से, ठीक है। चोला नेवल जो है डोमिनेंस के कारण ही जो है श्रीविजय एक्सपेडिशन कर पाया, ठीक है। तो ये कल्चर जो है हमारा ट्रेड से भी होता है, कल्चर का आदान प्रदान। जैसे जो है ग्रीकों की बात कर लो, पर्शियन की बात कर लो, सब ट्रेड ही से तो कल्चर का आदान प्रदान हुआ। सतमाना सुंगा और जो है ऊपर गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह। तो ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। आपका जो दिमाग है ना, सोचने का जो थिंकिंग जो थाट है वो आपको बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इंडियन ओशियन जो है उसका इम्पैक्ट इंडियन कल्चर पे क्या रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से हमने की है, ठीक है। मानसून विंड से जो है हमने सी टू रेस ट्रेड जो होती है उसको जो है इंडियन ओशियन किया, अक्रॉस जैसे अफ्रीका, अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर वगैरह से जो हमने ट्रेड की, ठीक है। और इससे जो है जैसे स्पेशली चोला हो गया, चेरा हो गया, पोर्ट जैसे अरिका मेडू, मुजरिस वगैरह, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का भी जो है इम्पैक्ट इंडियन कल्चर पर रहा है, हमने ट्रेड की है, ठीक है। कल्चरल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो लोग कुछ आएंगे तो मर्चेंट क्लास हमें कुछ सिखा करके जाएगी, ठीक है। मल्टी एथनिक लोग आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात बाहर से कुछ लोग आएंगे तो यहाँ पे कुछ जन्म भी ले लेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे, तो मल्टी एथनिसिटी आएगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट होगा इंडियन कल्चर का, हिंदुज़म बुद्धिज़्म का जो है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। टेम्पल जैसे, ठीक है, अंकोर वाट का टेम्पल आपने देखा तो वो इंडियन कल्चर से ही जो है इन्फ्लुएंस है। वहीं पे स्ट्रेटजिक और नेवल पावर भी जो है बाहर बनेगी जाकर के, जैसे जो है चोला नेवल एक्सपेडिशन के कारण ही जो है अगर बात की जाए तो इंडियन ओशियन जो ट्रेड रूट थे उनके नए नए जो है ट्रेड रूट मिलते हैं हमें, ठीक है। श्री विजय एम्पायर जो है इंडोनेशिया में बना जाकर के, तो इसके पीछे कारण यही है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एक्सचेंज भी जो है ट्रेड रूट से होता है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे शिप बिल्डिंग टेक्निक हो गई, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया जैसे जीरो हो गया, ठीक है। इंडिया ने अब जॉब कर लिया ग्रीको रोमन जो है एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोलॉजी और कैलेंड्रिकल सिस्टम को, और स्प्रेड जो है इंडियन कल्चर का भी जो है बाहर हुआ है, जैसे जो है लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, रिलीजन, ये सब जो है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और इन सब में जो है गई, और जो है माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया तक गई, और वहीं पे जो है ये सारी चीज़ें हुई। अब दोस्तों मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि मानसून का रोल क्या होता है एंसेंट इंडिया में, यानी कि एंसेंट इंडिया में मानसून का क्या रोल था। तो मानसून से दोस्तों जो है अच्छी फसल होगी, ठीक है, अच्छी हार्वेस्ट होगी, टैक्स कलेक्शन होगा तो राजा बढ़िया बनेगा, सरप्लस ग्रेन स्टोरेज होगा तो सिटी बनेगा। फेल्योर ऑफ मानसून का मतलब है कि फाइमिन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल डिक्लाइन, ठीक है। और मैरीटाइम ट्रेड जो है जब होगा, देखिए मैं आपको मानसून बता रहा हूँ, मानसून, ठीक है, मानसून का रोल। तो दोस्तों जब मानसून जो है विंड्स बढ़िया चलेंगी तो जो है शिप बढ़िया अच्छे से पहुँचेंगे, और सीधी सी बात है फिर उनसे जो है जल्दी से व्यापार होगा, बढ़िया से मर्चेंट आ पाएंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। मानसून से जो है मानसून जो है हिस्टोरिकल चेंज भी जो है लाता है, जैसे जो है मानसून फ्लक्चुएसन और क्लाइमेट शिफ्ट को जो भी है
शिफ्ट भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जो है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर है वो सूख गई होगी, तो इसलिए मानसून की वजह से हो गया मामला, डिक्लाइन कर गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर जो है मानसून से काफ़ी प्रभावित है। जैसे जो है फेस्टिवल आप देख लीजिए, ओणम, तीज, पोंगल, ये सब मानसून पे ही तो डिपेंडेंट है। रिलीजियस रिचुअल और सीजनल सेलिब्रेशन जैसे सावन सोमवार वगैरह वगैरह आपने देखा। लिटरेचर और जैसे दुर्गा पूजा वगैरह ये सब क्या है, सब आपके जो है उससे रिलेटेड है मानसून से। जैसे लिटरेचर में बात कर लो तो लाइफ, फर्टिलिटी, रिन्यूअल, ये सब जो है इंडियन कल्चर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सिंबल जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लाइफ हो गया, फर्टिलिटी हो गया, रिन्यूअल हो गया, तो ये आपको मानसून से तो देखने को मिलता है। ठीक है। अब दोस्तों यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कैसे है, तो इंडिया की सिविलाइजेशन दोस्तों यूनिटी और डाइवर्सिटी जो है, ये जो यूनिटी और डाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ की ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यू से जो है आती है। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैसे है, तो फैक्टर जो है जैसे जियोग्राफिकल बैरियर हमारे यहाँ पे हैं। जियोग्राफिकल बैरियर जैसे जो है यहाँ पे विंध्या रेंज है, ठीक है, तो और सतपुरा रेंज है, तो ये सब जियोग्राफिकल बैरियर हैं। ठीक है, इससे जो है एक डाइवर्सिटी आ जाती है कि इधर वाले लोग अलग डाइवर्सिटी के रहेंगे, उधर वाले अलग डाइवर्सिटी रहेगी। ठीक है, इससे अलग लैंग्वेज, अलग कस्टम, अलग रीजनल कल्चर जो है, ये बैरियर जो है जियोग्राफिकल बने हुए हैं। जैसे जो है माइग्रेशन होते रहे, इन्वेजन होते रहे, जैसे इंडियन आर्यन, साकाज, कुषाणाज, हुनाज, ये सब आए, तो मल्टी एथनिसिटी हमारे इंडिया में जो है ये सब आ गई। ठीक है, तो ये भी जो है इंडियन डाइवर्सिटी के पीछे कारण है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि छोटे छोटे किंगडम है। ठीक है, डाइवर्स पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेडिशन ने भी जो है हमारे यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को जो है बना कर रखा। जाति सिस्टम ने भी जो है अगर बात की जाए तो परंपरा रूप से जो है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जो है कंटिन्यू ये चलती रही। इससे भी जो है हमारा जो डाइवर्सिटी और यूनिटी जो है बन के रहा। हालांकि इसके नेगेटिव पॉइंट भी मुझे भी पता है। ग्रास रूट जो है फोक ट्रेडिशन की अगर बात की जाए, जैसे डीटी मान लो, ग्राम देवता, एनिमिज्म, फोक हीरो, ये सब जो है रूरल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को जो है बचा कर रखे, जिससे जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है सबके यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों जिन्होंने यूनिटी को, ये तो सारी मैंने बातें जो अभी आपसे की, ये सब जो है आपकी डाइवर्सिटी को जो है फैक्टर जो थे जिम्मेदार, उनके बारे में मैंने आपको बताया, ये सब डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों कुछ फैक्टर जो है यूनिटी के लिए भी जिम्मेदार हैं। जैसे जो है आप अगर बात करोगे तो जैसे हिमालय ओशियन जो है, ये जो है एक सेंस ऑफ शेयर्ड होमलैंड जो है भारतवर्ष की बात करते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है ये सब जोड़ने का काम करते हैं। आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एम्पायर जैसे मौर्य और गुप्ता जो है, ये पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है यूनिटी के लिए। ठीक है, पिलग्रिमेज नेटवर्क की बात की जाए, जैसे तीर्थ यात्रा की बात की जाए, काशी, रामेश्वरम, द्वारका, ये सब जो देश को जोड़ने का काम करते हैं। रामायण और महाभारत भी जोड़ने का काम करती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती है, बातें सब वही हैं। मोनास्टिक आर्डर की बात की जाए तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो संघ है वो जो है कॉमन, उनकी जो है मतलब ये जो है पैन इंडिया में फैला हुआ है, ये भी जोड़ने का काम करता है। ट्रेड रूट की बात की जाए तो उत्तर पंथ और दक्षिण पंथ, ये कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज को जो है अक्रॉस रीजन जो है सुशोभित करता है। वहीं पे कॉमन आर्टिस्टिक ग्रामर जैसे जो है रास थ्योरी, ठीक है, और आर्किटेक्चर, ये शिल्प शास्त्र, ये जो है पैन इंडिया जो है आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को जो है सेव करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूएशन इंडियन सिविलाइजेशन का जो है ज्योग्राफी को एज ए नेचुरल शील्ड के तौर पे माना गया। ठीक है, जैसे हिमालय और जो है विंध्या रेंज वगैरह। और एब्जॉर्प्शन जो है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया नेचर ऑफ इंडियन रिलीजन, यानी कि हमारे यहाँ पे धर्म जो है ऊपर देश में जो है आपको पैन इंडिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्ण जाति सिस्टम ने भी जो है हमारे देश को जोड़ करके रखा। वहीं पे जो है इन्वाइजन और असिमिलेशन, यानी कि हमारे देश पे आक्रमण तो बहुत हुए, लेकिन वो सब जो है भारत के ही रहकर रह गए, ये भी जो है कारण है, हमारे देश में जो है कभी कुछ हुआ नहीं। दोस्तों मॉडर्न रिलीवेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है, तो अर्बन प्लानिंग उसकी आप देख सकते हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटाइजेशन, स्ट्रीट लेआउट्स, वाटर मैनेजमेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप सीख सकते हो। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था, और नालों को जो है आप खोल करके साफ कर सकते थे। कल्चरल रूट्स भी जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे शिवा की बात कर लो, प्रोटो शिवा, मदर गॉडेस वर्शिप। एनवायरमेंटल लेसन भी जो हम सीख सकते हैं, जैसे जो वहाँ पे जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर आप करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तरह ही जो है तबाह हो जाओगे, तो ये भी जो है हमें सीखने को वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और फिर अगर बात की जाए तो क्या मैं बात कर रहा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी कि मॉडर्न इम्प्लीकेशन भी जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपको ट्रेड सिस्टम का करना पड़ेगा, यूनिट जो है आपकी वेट और मेजर की एक रखनी पड़ेगी, सील भी एक रखना पड़ेगा। ये सब हमारे में आज भी चलता है, तो सीख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब एक ही चलते हैं ना। द अर्बन प्लानिंग इन द अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन सजेस्ट अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिनरी सोसाइटी। दोस्तों हाईली डिसिप्लिनरी सोसाइटी कैसे आप जो है सिद्ध करोगे, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको पता है कि उसमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन था ब्रिक्स, ईंटों का। ठीक है, ग्रिड पैटर्न सिटी आपको देखने को मिलती है, सिटाडेल और जो है लोअर टाउन आपको देखने को मिलते हैं। इससे जो है सोशल हिरार्की आपको देखने को मिलती है, जो कि आज भी ज़रूरी है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा जो है, तो उनको उस हिसाब से हिरार्की में रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि सब घोड़े गधों को एक ही लाठी झाँक दोगे।
एडवांस ड्रेनेज और सैनिटाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ये म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज की दिखा सकते हो आप, ठीक है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है ये शो करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से जो है वहाँ पे सिविक सेंस एक था लोगों के बीच में, ताकि जो है मतलब एक दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें, जस्टिस हो सके, ठीक है। जाको काम ताई को साझे। दोस्तों अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, हाउ डिड दिस ट्रेड नेटवर्क इम्पैक्ट देयर अर्बन इकोनॉमी। यानी कि आपको एनालाइज करने हैं फैक्टर्स को जिन्होंने जो है ट्रेड और कॉमर्स को हड़प्पन पीरियड में जो है फ्लरिश करने का काम किया। तो इसमें जो है आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है सरप्लस था, इसलिए ट्रेड होती थी, और एडवांस क्राफ्ट सिस्टम था, बीड और मेटलर्जी बनती थी, तो सीधी बात बेचना पड़ेगा। वेट और लीथल वेट मतलब वेट मेजरमेंट और सील जो है बन ही चुके थे, तो सीधी बात तौल के बेच सकते हो। कनेक्टिविटी थी, लोथल जो है डॉकयार्ड था हमारा, मर्चेंट क्लास आई चुकी थी, अर्बन सेंटर बन चुके थे, कल्चरल एक्सचेंज जो है मेसोपोटामिया के साथ हमारा होता ही था, लॉन्ग डिस्टेंस प्रोक्योरमेंट होता था लेपिस लजुली कॉपर का जो है। दोस्तों वाट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन पीपल सच एज दियर सील्स एंड स्कल्पचर टेल अस अबाउट दियर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ्स एंड डेली लाइफ। दोस्तों वहाँ के जो सील और स्कल्पचर हैं हड़प्पन पीपल के, वो क्या हमें बताते हैं, तो वो दोस्तों सिम्बलाइज करते हैं पशुपति को, यूनिकांड को, ठीक है, ट्रेड को, रिलीजन को शोभित करते हैं। साथ ही में जो है रिचुअल जो यूज है उनके सील से भी हमें ये भी तो पता चल सकता है, हो सकता है कोई धर्म हो, रिलीजन हो, या कोई रिचुअल हो, या कोई फीमेल डीटी हो, या डांसिंग गर्ल जैसे जो है वो मतलब कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, रिलीजियस बिलीफ जो है आपके शोभित कर सकते हैं, जैसे मदर गॉडेस पोटोसिबा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ डिसअपीयर्ड रिटन रिकॉर्ड्स व्हाट आर्कियोलॉजी एविडेंस टू हिस्टोरियंस यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस एविडेंस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर एविडेंस जो है अगर बात की जाए तो अर्बन लेआउट जो है आपको सिटाडेल और लोअर टाउन के बीच में फ़र्क बताता है, बरियल पैटर्न जो है आपको ग्रेव गुड्स के बारे में देता है, ठीक है, ये एविडेंस आपको मिले हुए हैं, स्टैंडर्ड आपको मटेरियल मिला हुआ है। तो ये सब जो है अनडिसिपियर्ड जो स्क्रिप्ट है उससे दोस्तों हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसमें कोई नेम नहीं लिखा है ना टाइटल, उसमें जो है 26 कम से कम जो है अगर बात की जाए तो शायद जो है लेटर है, ठीक है, 375 लगभग 400 तक साइन है उसमें जो अनडिसिपियर्ड स्क्रिप्ट है, इसलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री भी हमें अंदर रखते हैं। और स्पेकुलेशन हमें पॉलिटी के बारे में, थियोक्रेसी थी, ओलिगार्की थी, ये हमें जो है पता नहीं चलता है, ठीक है, अगर वो और क्लियर जो है हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो है हम जो है लिमिटेशन है, क्योंकि हम जो है उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। लीगेसी क्या है वैदिक ट्रेडिशन की, तो वैदिक ट्रेडिशन की जो है लीगेसी की बात की जाए तो वैदिक टेस्ट और रिचुअल जो थे उन्होंने फाउंडेशन जो है हिंदू फिलासफी का तैयार किया। वर्ण सिस्टम ने कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम जो है इंडियन सोसाइटी का तैयार किया। उपनिषद ने जो है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ब्रह्म व आत्मा को इंट्रोड्यूस किया। वेदांत फिलासफी, संस्कृत जो है पवित्र मानी गई, उसको जो है कॉन्सेप्ट धर्म का जो है लेकर आया। लीगल सिस्टम जैसे मनुस्मृति, धर्मशास्त्री, ठीक है। रिलीवेंस जो है वैदिक ट्रेडिशन का मॉडर्न पीरियड में आप क्या बता सकते हो, तो योगा, मेडिटेशन, ये जो है पुराने ही तो हैं। कास्ट और सोशल आर्डर जो है, जस्टिस आज भी जो आपको देखने को मिलता है। और सिविलाइजेशन आइडेंटिटी जो है हमारी जो है देखने को मिलती है वेदा उपनिषद से। संस्कृत जो है आज भी अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे आज भी चलती है, ठीक है। और ये दोस्तों जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी यानी कि न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता, ये मैं आपको ऑलरेडी वैदिक एज में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे जो आप पढ़ लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो स्वयं पढ़ लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे वैदिक एज में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द राइज ऑफ सिटीज इन गैंगेटिक प्लेन्स सेकेंड अर्बनाइजेशन क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड इन्फ्लुएंस दियर अर्ली आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों जो है एकदम आ गए, और जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन जो मॉडर्न पीरियड में हुआ, ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार से जो है मतलब इसने मार्ग प्रशस्त किया अर्बन का मतलब जो है अर्बन कल्चर के लिए। तो जो है इसमें जो आप आंसर में लिख सकते हो वो ये है कि इससे जो है नए नए जो है सोशल क्लासेस बन रहे थे, जैसे मर्चेंट, आर्टिसन, अर्बन डवेलर्स, ठीक है। और ये कम अटैच थे वैदिक रिचुअल्स से, ठीक है। क्षत्रिय क्लास आ गई थी, वैदिक जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी अत्याचार कर रहे थे, रिचुअल कर रहे थे, और जो है पूरा ढोंग पाखंड बना करके रखा हुआ था, और क्षत्रिय लोग काफ़ी गुस्सा में थे। और ट्रेड चूँकि चल रहा था तो सीधी सी बात है, और जब आप वैदिक रिचुअल करोगे तो काऊ की हत्या करोगे तो सीधी सी बात है कि जो है ट्रेड फिर होगा कैसे। गायों को अगर आप मारोगे तो फिर ये सब कैसे बनेगा, क्योंकि उनकी तो ज़रूरत है खेतों में ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन के लिए जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे धर्म है जिन्होंने नॉन वायलेंस की बात की। और जो व्यापारी वर्ग होगा वो नॉन वायलेंस ही चाहेगा। गुजरात में जो है केम छो में आप पूछ लो जा करके, ठीक है।
तो अगली अगर बात की जाए तो जो है मैं आपको बता दूं कि रॉयल और जो है मर्केंटाइल पैट्रोनेज जो है देखने को मिली। बिंबिसार अशोक जैसे राजाओं ने जो है सपोर्ट किया बुद्धिज्म जैनिज्म को, और स्तूपा बने, बिहार बने, स्कल्पचर बने, ये जो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है उस समय की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ की महाजनपदा सच एज मगधा, गांधार एंड मथुरा। दोस्तों मगध में जो है आपको मेजर डायनेस्टी मौर्य शुंगा देखने को मिलती हैं, इन्होंने मॉडर्न आर्ट को जो है तरजीह दी। वहीं पे गांधारा में जो है आपको कल्चरल मेल्टिंग पॉट, यानी कि यहाँ पे इंडियन, पर्सियन और ग्रीक तीनों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बर्थ प्लेस है गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की, गांधारा। मथुरा में बात की जाए तो ट्रेड और क्राफ्ट सेंटर था, इंडिजीनियस आर्ट है यहाँ पे आपको जो है बुद्धिज्म जैनिज्म और अर्ली हिंदू डिटीज़ को जो है सपोर्टिंग करते हुए मिल जाएगी। दोस्तों अशोका के जो है पिलर है उसके कुछ फीचर हैं, जैसे जो है आप जो है देख सकते हो। ठीक है, तो अशोका के पिलर वाले जो अभी सेक्शन में आगे आएगा ना पिलर आर्किटेक्चर, उसमें मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस अब इतना जान लो, अशोका ने जो है पिलर बनवाए थे, मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें जो अशोक चक्र आपको जो है जस्टिस दिखाने को मिलता है। चूनर रैंड सैंडस्टोन वाराणसी से मंगाया गया। मौर्य में जो है पिलर में पॉलिश है, एकदम मिरर लाइक जैसे शाइनिंग है, और जो है सॉफ्ट और कैपिटल जो है उसमें हर पिलर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्लोरल और एनिमल मोटिव्स भी जो है उस पर उकेरे गए हैं, और टॉप मोस्ट पार्ट पे जो है कैपिटल आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एनिमल फिगर, लाइन, बुल, एलिफेंट और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट और अबेकस और कैपिटल जो है उसके मेन कंपोनेंट है मॉडर्न पिलर के। अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है वाज द राइज ऑफ मॉडर्न एम्पायर अ सडन पॉलिटिकल रिजोल्यूशन और लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ अर्लियर ट्रेंड्स। यानी कि जो है जो मॉडर्न एम्पायर जो था वो सडन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, क्रांति थी, या फिर जो है लॉजिकल कल्मिनेशन अर्लियर ट्रेंड का ही था। तो यहाँ पे जो है अगर बात की जाए तो ये सडन नहीं था, मतलब लॉजिकल जो है कल्मिनेशन ही था अर्लियर ट्रेंड का, क्योंकि ये महाजनपद समय से जो है कंटिन्यू होता आया हुआ था। मौर्य पे जो है बहुत सारे इन्वेजन भी हुए। ठीक है, जिसने जो है एक वास्ट ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर को जो है क्रिएट करने के लिए जो मजबूर कर दिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र भी इसके लिए जो है जिम्मेदार है। और कंक्लूजन में कहा जाए तो मॉडर्न जो राइज जो है रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी को भी और इनोवेशन को भी। हाउ सक्सेसफुल वाज अशोकाज धम्मा इन यूनिफाइंग एन एम्पायर एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। तो किस हिसाब से जो है अशोका का धम्मा जो है सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेस की बात की जाए तो इसने जो है प्रमोट किया रिलीजियस टॉलरेंस और मॉरल लिविंग को, एबेंडेंट किया एग्रेसिव वार को, जैसे कलिंग जैसे वार को जो बात जो है, और इसने जो है वैल्यूज को मतलब जो है क्रॉस एशिया भी पहुँचाया। लिमिटेशन इसकी जैसे श्रीलंका भेजा था। लिमिटेशन की बात की जाए तो ये जो है नॉन कंप्लायंस था अशोका के जो है मतलब ये रिवील करता है कि अशोका का जो कांस्टेंट कंसर्न था वो दोस्तों नॉन कंप्लायंस था। द एम्पायर वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ के बाद जो है वीक हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डिस्कस की फीचर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, व्हाट आर द रोल ऑफ स्टेट वर्सेज प्राइवेट प्लेयर। दोस्तों मॉडर्न की इकोनॉमी में जो है स्टेट कंट्रोल सेक्टर भी थे, प्राइवेट सेक्टर भी थे, जिसमें जो है आपके व्यापारी वगैरह जो है मर्चेंट वगैरह गिल्ड वगैरह जो है आते थे। पंचमार्क कॉइन भी जो है मोनेटाइज इकोनॉमी का जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि मिक्स इकोनॉमी थी। ठीक है, दोनों लोग जो है काम करते थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉलिटिकल पर्पज ऑफ मॉडर्न कोर्ट लाइक अशोकन पिलर। दोस्तों अशोका ने जो है अपने पिलर वगैरह जो है प्रोपोगेंडा के लिए बनाए थे, और सिंबल ऑफ अथॉरिटी को जो है प्रेजेंट करने के लिए कि देव नाम पिय दासी, मैं जो हूँ देवों का प्रिय हूँ। लीगेसी ऑफ पावर को भी जो है दिखाने के लिए बनाए थे, जैसे लाइन हो गया, चक्र हो गया। कंक्लूजन में जो आप कह सकते हो कि कोर्ट आर्ट जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी स्टेट आइडियोलॉजी की और इंपीरियल रीच की। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आपको जो है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है व्यू को कि गुप्ता जो पीरियड था वो गोल्डन एज थी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में, और गोल्डन एज तो आप बता सकते हो कि लिटरेचर, साइंस एंड मिथ, ये मैं आपको आर्ट एंड एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा के आया हूँ। उसको अगर आप देखोगे तो बस ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, पहले वो लेक्चर देख के आओ, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो गुप्ता पीरियड जो है वो गोल्डन एज थी, क्योंकि जो है उसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, पीस और प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलती है। और साथ ही में जो है काउंटर पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कास्ट हिरार्की उसमें थी, अनटचेबिलिटी भी थी, वुमेन का स्टेटस जो है सती प्रथा चल रही थी, पर्दा प्रथा चल रही थी, साथ ही में जो है एलिट्स तक ही जो है बेनिफिट सीमित थे। ठीक है, तो ये जो है सेलेक्टिव गोल्डन एज कह सकते हो, पूर्ण तरीके से आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि वुमेन, शूद्र और लोअर कास्ट की दशा बहुत बेकार थी। हाँ, लिटरेचर के क्षेत्र में जो अब कालिदास के ज्ञान शकुंतलम और जो है संगम लिटरेचर जो है फ्लोरिश किया। साइंस एंड मैथ में जो है आप आर्यभट्ट जो है प्रपोज कर सकते हो, साथ ही में जो है प्लेस वैल्यू सिस्टम, सिस्ट कॉन्सेप्ट और जीरो एंड पाई वगैरह। आर्ट एंड कल्चर में सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, बिगनिंग ऑफ नगरा स्टाइल, और जो है पाला एम्पायर जो है इन्हीं से प्रभावित हुआ, नगरा स्टाइल। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है अब मैं देख लेता हूँ कितना बचा है पढ़ाने को। चलिए, ज़्यादा नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है कहाँ गया, कंपेयर द कंट्रास्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता एम्पायर विद दैट ऑफ एम्पायर मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर की बात की जाए तो हाईली सेंट्रलाइज था, और गुप्ता एम्पायर सेमी सेंट्रलाइज। मॉडर्न एम्पायर में सैलरी ब्यूरोक्रेसी को दी जाती थी, इसमें जो है फ्यूडेटरी सामंता थे,
स्टेट कंट्रोल था, और यहाँ पे जो है लोकल चीफ थे, यहाँ पे जो है स्पिनोज सिस्टम था यानी कि जासूस वगैरह थे, और यहाँ पे जो है कस्टमरी लोकल लॉ पे जो है विश्वास था, और मौर्य एम्पायर में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जबकि यहाँ पे प्रोविंस से होता था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था गुप्ता एज में। दोस्तों आपको की डेवलपमेंट बताने हैं रिलीजन में बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट जो आपको देखने मिलेंगे, पुराने हिंदुज़म टेम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे विष्णु शिवा देवी वर्शिप, ये आपको अभी मैं पढ़ाऊँगा। भक्ति जो है आपको भक्ति की जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे जो है वैदिक सेक्रीफाइस और वगैरह, पुराण जो है आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है, मिथोलॉजी रिचुअल्स वगैरह। टेम्पल आर्किटेक्चर में जो है आपको जो है केव टेम्पल जो है उसका अपोजिशन मिलेगा, और आपको जो है केव टेम्पल मतलब ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे दशावतारा टेम्पल जो है देवगढ़ में बनाया जाएगा, अर्ली नगरा स्टाइल था। उसके बाद जो है जिसमें जो है आपको गर्भगृह, ठीक है, मंडप और शिखर मिले, ये सब बताऊंगा आपकी बाद में टेम्पल में पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगला जो है की फीचर आपको सोसाइटी और इकोनॉमी के बताने हैं गुप्ता पीरियड के, ठीक है, और उनका वाइड स्प्रेड जो है लैंड ग्रांट में जो है इम्पैक्ट किया हुआ। सोसाइटी मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ल्ड सिस्टम, अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से प्रचलित था। इकोनॉमी में बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है अगर बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन था, और एम्फेसिस जो है रूरल एग्रियन इकोनॉमी में था, और जो है गोल्ड कॉइन्स इशू किए जाते थे। लैंड ग्रांट में अगर बात की जाए तो ब्राह्मण और ऑफिशियल को जो है लैंड ग्रांट दिए जाते थे, और डिसेंट्रलाइज पावर का था, फ्यूडल सिस्टम था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, आपको असेस करना है मेजर अचीवमेंट गुप्ता पीरियड की फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स और लिटरेचर में। मैं आपको ऑलरेडी बताकर अभी आया हूँ, आप पढ़ लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एनालाइज द पावर रोल ऑफ पावरफुल फ्यूडेटरी एंड द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ गुप्ता एम्पायर। दोस्तों सामंत जो है वो मैनेज करते थे, प्रोविंस को कलेक्ट करते थे, टैक्स को मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को, मिलिट्री सपोर्ट उनको जो है एम्पायर से मिलता था जब उनको नीड होती थी, ठीक है, और इसी ने जो है डिक्लाइन का भी काम किया, ठीक है, और ये सब पावर में आ गए सामंत लोग, और इनमें से जो है जो गुप्ता अथॉरिटी थी वो एक्नॉलेज होना स्टॉप हो गई, जिससे जो है तमाम तरीके के बाद में जो है राजा महाराजा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला जो है सिल्क रोड और एंशिएंट इंडिया का जो है क्या तात्पर्य है। सिल्क रोड बहुत बार आपने पढ़ा होगा, एंशिएंट इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों सिल्क रोड जो है एक वास्ट नेटवर्क था, ओवरलैंड ट्रेड रूट जो है कनेक्ट करता था रोमन एम्पायर को जो है चाइना से, रोमन एम्पायर को सेंट्रल एशिया से, ठीक है। इंडिया के लिए अगर बात की जाए तो ये जो है मोर देन एक ट्रेड रूट से ज़्यादा जो है ये एक कल्चर, इकोनॉमी और रिलीजियस एक्सचेंज का माध्यम रहा है। आपको पता होना चाहिए जब भी जो है हम ट्रेड रूट से जुड़ जाते थे सिल्क रूट से, जैसे मर्केंटाइल एरा में हम जुड़े थे तो हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता था और हम अमीर हो जाते थे, ठीक है। ये ट्रेड रूट है, व्यापारियों का मार्ग है, ठीक है। इसका इंडिया से कनेक्शन जो है सिल्क रोड का अगर बात की जाए तो जो है जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से था, ठीक है, गांधारा तक्षशिला से कनेक्ट होता था, कुषाण एम्पायर में जो है क्रूशियल हो गया था। इंडिया जो है इससे खूब अच्छा से पैसा कमाता था, जैसे स्पाइस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इवोरी जो है एक्सपोर्ट करते थे हम, चाइनीज़ सिल्क और रोमन वाइन और हार्स जो है इंपोर्ट करते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुषाण जैसे कॉइन हो गया, ठीक है, उन्होंने एबंडेंट गोल्ड कॉइन जो है जारी किए। ये दिखाता है किस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी जो है उस ट्रेड रूट से हमें मिलती थी। कल्चरल सिंथेसिस भी जो है देखने को मिलता था, जैसे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, ठीक है, मथुरा में भी जो है आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो ये सब जो है आपको ग्रीको रोमन आर्टिस्टिक जो टेक्निक है उसको जो है इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ पे जो है ब्लेंडिंग हुआ इसी ट्रेड रूट के कारण। बुद्धिज़्म की भी जो है स्प्रेड हुई इसी सेंट्रल एशिया, चाइना और बियॉन्ड जो है इसी ट्रेड रूट के कारण। दोस्तों ये गोल्डन रोड क्या थी, द गोल्डन रेड रोड, विलियम डैलरी फल पर्सपेक्टिव। दोस्तों विलियम डैलरी फल का जो है पर्सपेक्टिव हम समझ लेते हैं, जिसको वो द गोल्डन रेड रोड कहते हैं। ये दोस्तों चैलेंज करते हैं 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म ऑफ सिल्क रोड टर्म। ये दोस्तों जो है थोड़ा सा खिलाफ है, ठीक है। ये जो है जो सिल्क रोड है ना, सिल्क रोड उसके रोमांटिसिज्म के जो है खिलाफ है, चैलेंज कर देते हैं 19th सेंचुरी की रोमांटिसिज्म को, जो सिल्क रोड को टर्म करते हैं। कौन? विलियम डैलिम्फेते का जो है पर्सपेक्टिव है। तो क्या ये कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कि कोई सिंगल ओवरलैंड रूट नहीं है, मतलब जैसे द आइडिया ऑफ कंटिन्यूएशन रूट फ्रॉम चाइना टू रोम इज अ मिथ अंटिल द 13th सेंचुरी। दोस्तों 13th सेंचुरी तक जो है इन्होंने माना है कि 13th सेंचुरी तक जो है एक कोई रूट नहीं था, बल्कि कई सारे जो है रूट हो रहे होंगे, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। और 13th सेंचुरी के बाद मंगोल के बाद जो है ये एक रूट बना जा करके, ठीक है। उससे पहले मतलब जो है कंटिन्यू जो है चाइना से रोम का जो ये ट्रेड रूट जो है कोई सिंगल रहा है, तो इसका जो है ये मिथ बताते हैं। इंडिया को ये सेंटर के तौर पे दिखाते हैं, ठीक है। इंडो रोमन ट्रेड को भी जो है ये बताते हैं कि बढ़िया से होती रही होगी, और ये कहते हैं कि रोमन डिक्लाइन के बाद जो है शिफ्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये इनका मानना है, आप थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त हुआ, और फटाफट अंदाज में मैंने ख़त्म किया। और चलिए सेकंड लेक्चर जो है जल्द लेकर आएंगे। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।